चले बेटा स्टार्ट करें। Assalamualaikum class. My name is Abdul Salam. My today's topic is polyhydric alcohols. Polyhydric alcohols क्या होते हैं? Compound containing more than one OH group attached to the aliphatic carbon. वो कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं एलिफेटिक कार्बन के साथ। एलिफेटिक कार्बन वो होती है जो चेंज बनाती है हाइड्रोजन के साथ। ये कंपाउंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या पोलियोल्स कहलाते हैं। इनको मजीद अक़साम में तक़सीम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स। Polyhydric alcohol containing two and three hydroxyl groups in their molecule are called dihydric alcohols or trihydric alcohols. अगर दो OH ग्रुप अटैच होंगे तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा, अगर तीन ग्रुप अटैच होंगे तो वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। A diol with both OH group attached to the same carbon atom. ऐसे डाइल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं उनको जेम डाइल्स कहते हैं, बट वो अनस्टेबल कंडीशन होती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स। तो वो फर्दर रिएक्ट करके डिहाइड्रेशन शो करता है और एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाता है। ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है और एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। इसके बाद आती है ग्लाइकोल यानी 1,2-डायोल्स। ग्लाइकोल की सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस is react of ethylene oxide which is made by air oxidation of ethene at high temperature in the presence of silver catalyst. इसमें इथीन की ऑक्सीडेशन एयर की जरिए की जाती है सबसे पहले एट हाई टेम्परेचर, फिर बाद में सिल्वर की कैटालिस्ट की मौजूदगी में इथाइलिन ऑक्साइड बनता है जिसकी फर्दर एसिड कैटलाइजेशन की जाती है तो ग्लाइकोल बनता है। इस रिएक्शन में सबसे पहले एयर ऑक्सीडेशन की जा रही है, फिर सिल्वर कैटालिस्ट एट सी टेम्परेचर की मौजूदगी में फिर एसिड इथाइलिन ऑक्साइड की हाइड्रोलाइसिस की जा रही है, फिर ग्लाइकोल बन जाता है। बाईपास सेकंड मेथड है बाईपासिंग इथाइलिन। जब इथाइलिन को कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट के सोल्यूशन से गुजारा जाता है तो ग्लाइकोल बनता है। इसमें ऑक्सीजन एज ए नेसेंट ऑक्सीजन यूज होती है। और थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस of 1,2-dibromoethane with aqueous NH2CO3। इसमें NO2CO3 के aqueous solution में डाइब्रोमोइथेन ऐड करें तो बाइकार्बोनेट और ग्लाइकोल सोडियम बाइकार्बोनेट और ग्लाइकोल बनता है। इसके बाद ग्लाइकोल की केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ग्लाइकोल सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। ये सोडियम जब ग्लाइकोल सोडियम के साथ 50 सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है तो मोनो अल्कोक्साइड बनाता है। फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ये मोनो अल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके डाई अल्कोक्साइड बनाता है। इसका सेकंड रिएक्शन है HCl के साथ। जैसे कि पहले जिक्र किया है, ये सेम उसी तरह सोडियम की तरह HCl के साथ रिएक्ट करके पहले इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बनाता है एट 160 टेम्परेचर पर, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इथाइलिन डाइक्लोराइड बनाता है 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। ये भी वही सेम रिएक्शन है। ग्लाइको रिएक्ट विद PCl3 और PbR3 टू फॉर्म द कोरस्पेंडिंग हैलाइड्स। ये PbR3 के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रिन, फिर अगले स्टेप में इथाइलिन डाइब्रोमोहाइड्रिन बनाता है। चौथा
रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाहेलाइड्स। इथाइलिन जब पेंटाहेलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन बनाता है। ये भी टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें पहले क्लोरीन ऐड होती है, फिर सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो हो गए, उसके साथ क्लोरीन ऐड की जाती है। तो पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्लाइसोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड टू फॉर्म द कोरस्पोंडिंग एस्टर और डाइएस्टर। जब ग्लाइकोल एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ग्लाइकोल मोनोएस्टेट बनाता है और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके ग्लाइकोल डाई एसीटेट बना देता है। रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ग्लाइकोल एल्डिहाइड से रिएक्ट करके एसिटल्स बनाता है और कीटोन से रिएक्ट करके साइक्लिक कैटल्स बनाता है। इसमें सबसे इस पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन का कार्बन के साथ एक बॉन्ड तोड़ता है और ग्लाइकोल से वाटर निकलता है और ऑक्सीजन और बाकी जो ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट करके साइक्लिक एसिटल बनाता है और सेम साइक्लिक कैटल भी इस तरह बनाया जाता है। इसके बाद आ जाती है ऑक्सीडेशन। The oxidation of glycol with nitric acid yields a number of substances as one or both the primary hydroxyl groups may be oxidized first as to aldehyde and then carboxylic acid। इसमें बता रहा है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में सबसे पहले ग्लाइकोल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन दिखाई जा रही है। इसमें सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडेशन हो रही है तो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ है, फिर उसी की फर्दर ऑक्सीडेशन से गैलिऑक्सिल बन रहा है और नेक्स्ट देखें तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ है। ग्लाइऑक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बनता है और देन फर्दर ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। इसके बाद ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसनल डायल्स। अब्दुल सलाम बेटा, आप जो है ना स्क्रीन को कभी छोटा करते हो, कभी बड़ा करते हो, कभी जूम में करते हो, कभी आउट करते हो। इसको एक ही जगह पे रखो और इसको ना थोड़ा सा बड़ा करो, इसको बड़ा करो और एक ही जगह पे रखो। आगे पीछे क्यों ला रहे हो इसको? चलो शाबाश से स्टार्ट करो। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसनल डायल्स। क्लास 2 क्वेश्चन है तो बोले आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलो स्टार्ट करो आप। Oxidative cleavage of vicinal dials. Oxidation of glycol acidified with acidified KMnO4 या acidified K2Cr2O7 या lead acetate और periodic acid यानी HiO4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। यूजेस ऑफ ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल कहाँ यूज होता है? एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ये ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एज सॉल्वेंट, एज प्रिजर्वेटिव, सॉल्वेंट और किसी चीज को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज कूलिंग एजेंट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ वाटर। एरोप्लेन में वाटर की जगह कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। As an explosive in the form of dinitrate with trinitroglycerin। ये एक्सप्लोसिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है ट्राइनाइट्रोग्लाइसरीन के साथ, जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेक्रोन्स, डाइऑक्सेन्स एंड एथिलीन ऑक्साइड। डेक्रोन्स, डाइऑक्सेन्स एंड एथिलीन ऑक्साइड को बनाने में इस्तेमाल होता है। डेक्रोन्स क्या होते हैं? डेक्रोन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। डेक्रोन पॉलीमर होते हैं जो कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेट्राफथैलिक एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला दिया गया है NC6H4CO2H2 टाइम्स।
इसके बाद ग्लाइकोल का एन फार्मूला दिया गया है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कंडेंसेशन होती है और वाटर डिहाइड्रेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और पॉलीमर बनता है। इसके बाद डाइऑक्सेन कंडेंसेशन किसे कहते हैं? जब उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर जब रिमूव होता है ना, तो उसे भी कंडेंसेशन ही कहते हैं। ओके सर। इसके बाद अगर डाइऑक्सेन ये ईथर होते हैं, इनमें ऑक्सीजन की पोजीशन की बना पर इनके नाम दिए गए हैं। अगर पहली और दूसरी पोजीशन पर ऑक्सीजन मौजूद हो तो 1,2 डाइऑक्सेन, और पहली और तीसरी पोजीशन पर 1,3 डाइऑक्सेन, और पहली और चौथी पोजीशन पर हो तो 1,4 डाइऑक्सेन। इथाइलिन ऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड ग्लाइकोल की एयर ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है। ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ग्लाइकोल बनाता है। इसके बाद आ जाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। इसका जनरल ग्लाइसरॉल का फार्मूला है वो 1,2,3 प्रोपेंट्राइल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। ग्लाइसरॉल की सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है आइस और फैट से। जब आइस और फैट्स को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब आइस और फैट्स को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइसरॉल और सोडियम सिट्रेट यानी सोप बनता है। ये अमल स्पोनिफिकेशन कहलाता है। स्पोनिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ऑयल और फैट अल्कली की मौजूदगी में सोप और अल्कोहल तैयार की जाती है। ये उसका फार्मूला दिया गया है कि ग्लाइसरॉल ट्राइएस्टेट का फार्मूला है, और ये अल्कली यानी Na3NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लाइसरॉल बनता है और साथ में सोप बनता है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग है फ्रॉम प्रोपीन। Today, much of glycerol is manufactured from propene obtained by the catalytic cracking of petroleum as follows. जब पेट्रोलियम की कैटालिटिक क्रैकिंग की जाती है तो ग्लाइसरॉल हासिल होता है। सबसे पहले प्रोपीन की क्लोरीनेशन होती है एट 500 सेंटीग्रेड। फिर जो प्रोडक्ट आपको हासिल होता है उसे Na2CO3 एक्वस के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाया जाता है। फिर उसकी फर्दर हाइपोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है तो ग्लाइको बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन ऑब्टेन होती है। उसको फर्दर अल्कली के साथ ऐड किया जाता है तो ग्लाइसरॉल बनता है। इसका अल्टरनेट मेथड दिया गया है। सबसे पहले प्रोपीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की मौजूदगी में 350 सेंटीग्रेड पर ऑक्सीडाइज किया जाता है तो प्रोपानॉल बनता है यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। फिर उसकी H2 की कैटलिस्ट की मौजूदगी में उसको फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है तो फिर उसको फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लाइसरॉल बनता है। इसके केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ग्लाइसरॉल क्योंकि 3 OH ग्रुप्स पर अटैच होता है। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी OH ग्रुप होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। Glycerol molecule contain 2 primary OH groups and 1 secondary OH group. It undergoes many of these reactions similar to these types of alcohols. In general, the 2 primary OH groups are more reactive than secondary OH groups. सबसे पहले इसका रिएक्शन होता है सोडियम के साथ। Glycerol react with sodium at room temperature to form monosodium glycerate. And at high temperature to form disodium glycerate, the secondary OH group does not react at all. सबसे पहले जो ग्लाइसरॉल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो H की जगह Na रिप्लेस हो जाता है। फिर उसको टेम्परेचर को हाई किया जाता है तो
जो दूसरा प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो रिमूव होता है, उसका एच रिमूव होता है और फर्दर सेकंड एन ऐड हो जाता है। रिएक्शन विद HCl, ये भी सेम सोडियम की तरह का रिएक्शन है। इसमें HCl को ऐड किया जाता है 110 सेंटीग्रेड पर, फिर उसको उसमें फर्दर HCl ऐड की जाती है एट हाई टेम्परेचर, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह Cl अटैच हो जाता है। फिर उसका रिएक्शन है पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। जब PCl5 से ग्लाइसो रिएक्ट करता है तो फास्फोरस क्लोराइड ऑक्साइड बनाता है। और इसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट ग्लाइसो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो ट्राई आइडोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई आइडोप्रोपेन बनाता है, जो कि अनस्टेबल होता है, तो वो फर्दर डीकम्पोज होकर I2 और Li आयोडाइड बनाता है। इसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ग्लाइसो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ग्लाइसर ट्राइनाइट्रेट यानी नाइट्रोग्लाइसरीन बनाता है, जो कि एक पावरफुल एक्सप्लोसिव है और डायनामाइट्स में इस्तेमाल होता है। जिसका रिएक्शन दिया हुआ है, ये ग्लाइस ये ग्लाइसरॉयल है और ये नाइट्रिक एसिड H2SO4 की मौजूदगी में 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोग्लाइसरीन बना रहा है। इसके बाद ग्लाइसरॉल की ऑक्सीडेशन है। इसमें भी पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ, फिर फर्दर अब्दुल ऑक्सीडेशन। कितनी रहेगी स्लाइड आपकी? सर बस थोड़ी सी रह गई है। कितनी? थोड़ी सी कितनी होती है? तकरीबन 7 8 रह गई हैं। अच्छा, इसके फौरन बाद ना वो करे, जो है ना, अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला, जी सर, इधर ही हूँ। ये खत्म करता है ना तो इसके साथ ही आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके ओके, चलो करो स्टार्ट। उसके बाद आ जाती है डिहाइड्रेशन। व्हेन हीटेड अलोन विद, जब ग्लाइसरॉल को HSO4 यानी पोटाशियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट किया जाता है तो डिहाइड्रेशन होती है और एक्रोलीन और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल नॉन टॉक्सिक एजेंट है और एक्सलेंट ह्यूमिकेंट मॉइस्चर रिटेनिंग एजेंट, यानी ये किसी सरफेस पर मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स, हैंड लॉटीन्स, वॉशिंग क्रीम्स, शू पॉलिशेस, प्रिंटिंग इंक्स, शेविंग सोप्स एंड लेदर गुड्स। ये एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा नाइट्रोग्लाइसरीन, वो डायनामाइट्स में इस्तेमाल होता है। ये कॉस्मेटिक्स और ट्रांसपेरेंट सोप्स यानी पीयर्स ट्रांसपेरेंट सोप वो होते हैं जो शुगर ऑयल्स और ग्लाइसरीन से मिलकर बनते हैं, यानी उनमें से लाइट पास हो सकती है। ये कन्फेक्शनरी और बारवेजर्स में स्वीटनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक में सिंथेटिक फाइबर और सरफेस कोटिंग में इस्तेमाल होता है। ये लुब्रिकेंट फॉर वॉचेस एंड क्लॉक्स। और इसके बाद मेडिसिन और एक्सटर्नल जो अद्विया मेडिसिन होती है उसकी एक्सटर्नल सरफेस को स्मूथिंग इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है एज अ ग्लाइसोफॉस्फेट्स। इसके बाद होती है इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो होते हैं जो
विद इन मालिक्यूल पाए जाते हैं, और इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो दो डिफरेंट मालिक्यूल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आती है अल्कोहल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन सब्सटेंसेस से अब्जॉर्ब, एमिट या रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे सब्सटेंस की केमिकल नेचर, उनके फंक्शनल ग्रुप्स का पता लगाया जाता है कि वो लिक्विड या वो गैसेस, लिक्विड और इन सॉलिड फॉर्म में डिटेक्ट किए जाते हैं। Alcohol, if not associated with result of hydrogen bonding, gives characteristic absorption stretching in the region 580 to 3650। इसकी अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद ना हो, यानी वो गैसेस फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, तो उसकी वैल्यू दी हुई है। इसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो तो उसकी वैल्यू 3230 से लेकर 3550 होती है पर सेंटीमीटर। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हो तो उसकी वैल्यू 3420 से लेकर 3590 तक होती है। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल्स में CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू 1050 और सेकेंडरी अल्कोहल एब्जॉर्ब एट 1100, और उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की वैल्यू दी हुई है 1150। ये ग्राफ शो किया गया उन वैल्यूज का। इसके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की एब्जॉर्बेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये भी वही सेम फंक्शनल ग्रुप्स की IR अटैचिंग की फ्रीक्वेंसीज और उनकी इंटेंसिटी बताई गई है। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर मैं स्टार्ट करूं? जी अब्दुल्ला बेटा आप कंटिन्यू करें, अब आपकी बारी है। जी जी बेटा कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी आ रही है, बोलें बोलें। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल्ला
and today I will tell you about alcohols. अल्कोहल स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं वाटर से, अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसलिए हम इनको वाटर्स के डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं कि अगर हम वाटर के OH ग्रुप को एक तरफ रखें और उस H को रिप्लेस कर दें और उसको R से या किसी फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल बन जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम or a group of atoms result in the formation of an entirely new compound having altogether different properties and applications. अगर किसी हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दोगे OH ग्रुप से तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा या फिनॉल बन जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं जैसे मैंने पहले बताया वाटर से, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्कोहल्स और फिनॉल्स ऑब्टेन किस तरह होते हैं? अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दो किसी एल्काइल ग्रुप से तो आपके पास अल्कोहल आ जाएगा, और अगर एराइल ग्रुप से जैसे फिनाइल है उससे रिप्लेस करा दोगे तो आपके पास फिनॉल आ जाएगा। और अगर तो ईथर ऑब्टेन होते हैं वाटर से, अगर दोनों H को आप रिप्लेस करवा दोगे तो आपके पास ईथर आ जाएगा और 2 R ग्रुप लग जाएंगे। अब ये R ग्रुप या तो दोनों अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों अराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या एक अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या दूसरा एराइल ग्रुप हो सकता है। आगे चलते हैं। बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे पहले बताया मैंने, और ईथर के पास ऑक्सो ग्रुप होता है, O और दोनों साइड्स पे बॉन्ड्स। In alcohols, the hydroxyl group is attached to an aliphatic carbon atom, while in phenols, hydroxyl group is attached to an aromatic ring. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो अल्कोहल जिनके अंदर सिंगल OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उनको आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। फिर जो डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और फर्दर ऑन में भी अल्कोहल्स आएंगे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंडर आ जाएंगे, मतलब कि जिनके अंदर 2 OH ग्रुप होंगे वो डाईहाइड्रिक हो जाएंगे, और जिनके अंदर 3 OH ग्रुप्स होंगे वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएंगे। ये नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका नाम है एथानॉल, काफ़ी फेमिलियर है। फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका नाम है 1,2-इथेन डाइऑल, जो कि एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका नाम है 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल। अच्छा, यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। अब्दुल्ला, ये जो आप जूम इन जूम आउट करते हो, इसकी बजाय अगर आप कोई पॉइंटर या कोई चीज यूज कर लो तो दैट्स मच बेटर, क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैम, मैंने कोशिश की थी कि मैं उसमें ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इसको खोल लूं, लेकिन उसके अंदर वो पॉइंटर की ऑप्शन नहीं आ रही। पॉइंटर की ऑप्शन आती है बेटा, पॉइंटर की ऑप्शन क्यों नहीं आती? मैम मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ये आपने पीपीटी पे नहीं खोला हुआ, पीडीएफ खोली हुई है? जी मैम। इवन पीडीएफ पे भी आपका कर्सर आता है, आप कर्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्सर को कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन जब ये बार बार आप जूम इन जूम आउट करते हो, डिस्ट्रैक्ट होता है इस तरह ना, नहीं समझ आती। अब जिसको तो पहले से आता है वो तो इजीली गेस कर सकता है कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम आपका सुन रहा हो लेक्चर तो वो क्या सीखेगा इससे? यस मैम। मैम ये इसमें ऑप्शन नहीं आ रही। ये पीपीटी दिखा रहे हो आप मुझे? 1 मिनट। अगर पीपीटी हो तो उसको जब आप स्लाइड शो पे करते हो तो तब ऑप्शन आती है, वैसे नहीं आती। मैम आप समझ नहीं आ रही। आप
राइट नाउ आपने कौन सी फाइल खोली हुई है? पीडीएफ खोली हुई है, पीपीटी खोली हुई है, वर्ड खोली हुई है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। PDF। पीडीएफ खोली हुई है। तो पीडीएफ में जो ऊपर जहाँ पे उसके आइकन बने होते हैं, वहां पे हैंड बना होता है या कर्सर बना होता है या एक एरर बार की तरह एक बना होता है, उसके जरिए आप समझा सकते हैं एक ही फिक्स जूम पे रख के। बाय द वे, वैसे आप पीडीएफ से पढ़ा क्यों रहे हो? अगर आपने पीपीटी में बनाई है तो आपको पीपीटी में से ही पढ़ाना चाहिए। नहीं मैम, ये सर ने फाइल सेंड की तो उसी के सर ने प्रेजेंटेशन उसको पीपीटी पे करना है, चलो ठीक है बहरहाल, लेकिन उसको वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आप कर्सर यूज कर लें। ऊपर कर्सर होता है इसके, पीडीएफ की फाइल जब खुलती है ना तो ऊपर उसकी ऑप्शंस आ रही होती हैं, तो वहां से अगर आप क्लिक करें तो कर्सर यूज कर सकते हैं। अब मुझे लगता है शायद आप मोबाइल पे कर रहे हो तो शायद कोई ऑप्शन का कोई इशू हो आपको। LP कर रहा हूँ। एनी हो, इस पे अगर नहीं पता चल रहा तो टाइम ना वेस्ट करें, आप कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि एक ही जूम पे रख के आप बात करें जिस पे आपको भी क्लियर हो। ऐसा ठीक है मैम, बेहतर है। थोड़ा सा और बड़ा करें। यस यस, बस बस ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ये यहाँ तक मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स तक अगर किसी का सवाल है तो वो कर ले। नो क्वेश्चन? ओके। फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और OH ग्रुप साथ बॉन्डेड हुए होते हैं। In this class of alcohols, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. एक जगह अल्काइल ग्रुप रख लें और आगे उसके साथ OH बॉन्ड बना दें। अब मैं समझाने से पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेथनॉल, मेथनॉल के अंदर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, तो वो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उसके अंदर फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बन जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल जिसके अंदर जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है, और सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल जिसके अंदर जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है, और टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल जिसके अंदर कार्बन जो मौजूद है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है फर्दर, तो वो टर्शरी कार्बन कहलाती है, इसलिए वो टर्शरी अल्कोहल कहलाती है। ये यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई है। प्राइमरी अल्कोहल है, ये कार्बन फर्दर किसी और कार्बन से अटैच है। ये सेकेंडरी अल्कोहल फर्दर 2 किसी कार्बन से अटैच है। टर्शरी अल्कोहल, ये कार्बन जो OH से अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, वो फर्दर किसी 3 कार्बन से अटैच है। फिर एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं। एलाइल सबसे पहले समझ लें क्या होता है। एलाइल एक फंक्शनल ग्रुप, एक ग्रुप कह रहे हैं एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप और अल्कोहल को अगर आप अटैच कर दोगे तो आपके पास एलाइलिक अल्कोहल आ जाएंगे। ये एग्जांपल है, ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और आगे अल्काइल चेन चलती है जिसको आप R फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, R से रेडिकल से अल्काइल चेन या जो भी है। तो वही बात फिर कि जो कार्बन ये प्राइमरी कार्बन है यहाँ पे और OH से भी अटैच है, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। ये सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, फिर ये टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल से किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले। कुछ बोल दे, मैं फिर आगे चल पड़ता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी, अगर इनको कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो फिर इनकी बारी भी आनी है, वो नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, आप कंटिन्यू करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे ख्याल है कोई भी हैंड रेज कर सकता है। ओके मैम। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल नाम से ही पता चल रहा है कि एक बेंजीन रिंग होगी या फिनाइल होगा
फिनाइल के साथ अल्कोहल को अटैच किया होगा, OH ग्रुप को, तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल होंगे. In these alcohols, the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. ये एग्जांपल में देख लें. In these alcohols, OH group is attached to a carbon, ये CH2 carbon is attached to a carbon, sp3 hybridized है, next to an aromatic ring, जो कि ये aromatic बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट है. इन्हें प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, और टर्शरी है तो टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल. एग्जांपल्स के अंदर एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल्स वगैरह वगैरह. फिर फर्दर आ जाते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 CsP2 OH बॉन्ड. ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है. ठीक है. These alcohols contain OH group bonded to a carbon double bond, that is a vinylic carbon, or to an arylic carbon. These alcohols are also known as vinylic alcohols. विनाइल कैसे एक ग्रुप है, ये कैसे बनता है? इथाइल आपके पास इथीन होती है. इथीन के अगर आप एक उसका H ग्रुप को रिप्लेस करा दोगे या उसको एलिमिनेट कर दोगे तो पीछे आपके पास रह जाएगा विनाइल, उसको विनाइल कहते हैं. इसी तरह जैसे इथाइन है, इथाइन के अंदर अगर H को रिमूवल कर किसी एक कार्बन से H को रिमूव करवा दोगे तो आपके पास एसिटाइल बन जाएगा. Structures of functional groups. In alcohols, the oxygen of the OH group is attached to the carbon by a sigma bond formed by the overlap of sp3 hybridized orbital of carbon with the sp3 hybridized orbital of oxygen. इसमें यह बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप का वो इस तरह होता है कि जो कार्बन होती है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी होती है, sp2 भी होती है वैसे, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है. सिग्मा बॉन्ड जब बनाया हो, सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है इस तरह. फिर the bond angle in alcohols is slightly less than the tetrahedral angle. It is due to the repulsion between the unshared electron pairs of oxygen. Phenols. In phenols, the OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. Phenols के अंदर जो OH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है. फिर इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर. वो 136 पिकोमीटर क्या है, क्यों होती है? उसकी दो रीजन है. एक तो ये कि जो बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन होती है उसका इफेक्ट होता है, और जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं OH ग्रुप के अंदर, ये शो किए हुए हैं 2 OH लोन पेयर, उनके इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड लेंथ स्लाइटली लेस होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड. फिर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड. फिर ईथर्स आ जाते हैं. ईथर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, और वो भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही बनाते हैं. द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky R groups. वही इफेक्ट के लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर होता है. CO बॉन्ड लेंथ इसमें तकरीबन उसके इक्वल होती है 141 पिकोमीटर. फिर बारी है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की. पहला मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस पे किसी चीज को ब्रेक डाउन करवाना.
alkyl halides react with aqueous sodium hydroxide to form alcohols. ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है. इथाइल ब्रोमाइड जो कि एक अल्काइल हैलाइड है, वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ब्रेक हुआ और इथाइल एथानॉल बना दिया उसने और साथ सोडियम ब्रोमाइड. This method does have some industrial importance, particularly for the hydrolysis of those alkyl halides which are obtained by the direct halogenation of hydrocarbons. अब ये इधर कुछ लिखा हुआ है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होता है. डायरेक्ट हेलोजिनेशन यही है कि दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट किसी चीज का होना और इनडायरेक्टली होना. डायरेक्ट वो चीज होती है जो आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हो, और इनडायरेक्ट वो चीज जो आप करवाना नहीं चाह रहे लेकिन हो गई उसके साथ. सॉरी, नीचे इसके रिएक्शन दिया हुआ है. टोलुइन प्लस Cl2 in the presence of ultraviolet rays 25 degree temperature और बेंजाइल क्लोराइड बन गया. उसके बाद OH रिमूव हुआ और वाटर ऐड किया अंदर, तो बेंजाइल अल्कोहल आपके पास आ गया और क्लोरीन रिमूव हो गया. फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल to alkenes. The acid catalyzed addition of water to an alkene gives an alcohol. The acids most commonly used to catalyze the hydration of alkenes are sulfuric acid or phosphoric acid. Alkenes react with sulfuric acid to produce alkyl hydrogen sulfates, which on dilution with water followed by heating are hydrolyzed to alcohols. ये एक इथीन है. सल्फ्यूरिक एसिड मिला, एल्कीन्स ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से और क्या प्रोड्यूस हो गया, अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट. फिर उसके अंदर वाटर को ऐड किया गया और हीट किया गया, तो आपके पास एथानॉल अल्कोहल आ गया और साथ एसिड भी, और ये नीचे रिएक्शन भी उसी तरह का ही है. फिर इसका मैकेनिज्म के अंदर ये है कि सबसे पहले जो अल्कीन होती है उसको आप प्रोटोनेट करवाते हो. प्रोटोनेट मतलब एडिशन ऑफ अ प्रोटोन टू एनीथिंग. स्टेप 1 के अंदर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव. ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है. ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और अटैक करने के बाद ये इस कार्बन से बॉन्ड बना रहेगा. उसका इफेक्ट क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा. डबल बॉन्ड टूटने की वजह से इस कार्बन पे के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का उसी कंपाउंड पर, उस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. उस वाटर का अटैक हुआ और वो फिर उससे अटैच हो गया. फिर उसके बाद स्टेप 3 के अंदर डीप्रोटोनेशन होती है अल्कोहल बेटा की. उतना रखो आप स्क्रीन जो है ना, बार बार कभी इधर घुमाते हो कभी उधर घुमाते हो, उतनी थोड़ी सी बड़ी करो. हाँ बस यहाँ तक रहने दो, वो थोड़ी सी छोटी कर अल्लाह दे बंदिया. जी सर, ठीक है. ओके. फिर डीप्रोटोनेशन होती है और आपके पास अल्कोहल आ जाता है. इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं. Acid catalyzed hydration of alkenes do not yield primary alcohols except ethanol. एथानॉल के अलावा ये कोई और प्राइमरी अल्कोहल नहीं देती, ये इसकी लिमिटेशन है. और ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल देते हैं. एप्लीकेशन ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स और इंडस्ट्रियल स्केल. इंडस्ट्रियल स्केल पे इससे आप अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं. फिर ये एक नया रिएक्शन है, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन. Diborane adds to an alkene double bond with the boron atom becoming attached to the less substituted carbon to form triborane
alkyl boranes which on oxidation with H2O2 in aqueous base gives alcohols. ये आपके पास एक अल्कीन है, उसके साथ रिएक्ट किया डायबोरेन ने। डायबोरेन ने रिएक्ट किया तो वो अटैच हो गया, इस H अटैच हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से, और BH2 अटैच हो गया कार्बन के साथ। फिर उसके बाद एक और प्रोपीन ऐड किया तो आपके पास आ गया डाई अल्काइल बोरेन। फिर उसके बाद फर्दर एक और इथीन ऐड, प्रोपीन ऐड हुआ तो आपके पास आ गया ट्राई अल्काइल बोरेन। फिर वो हाइड्रो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो बन गया आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन। फिर ये प्रोसेस हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय H.C. Brown in 1959. For this studies on boron containing organic compounds, Brown shared the 1979 Nobel Prize in Chemistry with G. Whitting. फिर by oxymercuration and demercuration. Oxymercuration, addition of water to an alkene can be achieved indirectly through oxymercuration. Alkenes react with अल्लाह mercuric स्क्रीन नहीं acid. शो हो रही है आपकी? सर नहीं शेयर हो रही? नहीं हो रही, दोबारा करो, स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप लोगों को हो रही है क्लास? नो सर। हाँ अभी हुई है गैप, दोबारा करो। अब शेयर हो रही सर? हाँ जी अब हो रही है। चलो ठीक हो गया, स्टार्ट करो। Oxymercuration. Addition of water to an alkene can be achieved indirectly through oxymercuration, demercuration. Alkenes react with mercuric acetate in a water tetrahydrofuran solution to form hydroalkyl mercury compounds, which on reduction with NaBH4 yields alcohols. The net result of two steps is Markovnikov's addition of H and OH. ये एक अल्कीन है, जैसा कि पहले बताया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन होनी है, मतलब कि मरकरी और कोई भी कंपाउंड होगा जो जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा उसकी एडिशन होगी। THF ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कंपाउंड होता है और वाटर के अंदर ये रिएक्शन होगा और आपके पास बन जाएगा हाइड्रोक्सी अल्काइल मरकरी। फिर NaBH4 जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस के अंदर OH ग्रुप की एडिशन होगी तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। फिर अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी आप अल्कोहल्स को हासिल कर सकते हैं। इसका एक जनरल मैकेनिज्म ये शो किया हुआ है। इसके अंदर जो अल्कोहल जो भी कंपाउंड होगा जिससे रिएक्शन हो रहा होगा उस पर सबसे पहले अल्काइल ये R ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पे अटैक करने की वजह से कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा R ग्रुप के साथ, रिजल्टिंगली जो बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट बन जाएगा। फिर वाटर के अंदर या एसिड कैटालाइजेशन होती है एसिड की प्रेजेंस के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा अल्कोहल और साथ MgOX। फिर जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जब रिएक्शन होता है तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये शो किया हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट ने रिएक्ट किया और आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आ गया। फिर जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा ग्रिग्नार्ड रेजेंट और आपके पास प्रोडक्ट में बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। फिर कीटोन्स के साथ जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट करता है
तो आपके पास बनता है टर्शरी अल्कोहल, ये शो किया हुआ है। बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर रेजेंट ऑन एपोक्साइड, सिक्स्थ preparation method. Grignard reagent react with ethylene epoxide to give an addition product which on hydrolysis yields primary alcohol. Grignard reagent का epoxide या ethylene epoxide से रिएक्शन आप करवाते हैं तो सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एडिशन प्रोडक्ट से घबराना नहीं है, ये आप कह लें कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट का रिवर्स हो सकता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ रिमूव हो रही होती है, एडिशन के अंदर कोई चीज़ मिल रही होती है। फिर एसिड कैटलाइजेशन होती है, एडिशन, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है और आपके पास अल्कोहल बन जाता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी अब्दुल्ला, आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कहा किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकता है। ए सारे यहाँ सुमन बकमुन है, इन्होंने किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना। चले सर, एहसान फिर जा मैं रहे थे, जी सर। आवाज कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। यार ये माइक खोलते हैं तो इनके घर में जो शोर होता है ना वो आने लग जाता है। नहीं सर, ऐसी बात। हाँ जी, ये तलहा अख्तर, आपके सर को दर्द है जो आपने सर दर्द की दवा लगाई हुई है? नो सर सर, दर्द की दवा है? वो सर वैसे लगाइए। अच्छा चलो स्टार्ट करो अब्दुल्ला आप। फिर सेवंथ प्रिपरेशन मेथड, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड एंड एस्टर्स। रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को, या अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा तो उसे भी रिडक्शन ही कहती है। Alcohols can be easily prepared by the reduction of aldehydes and ketones either by hydrogenation in the presence of metal catalysts such as nickel, platinum, palladium, or by the use of chemical reducing agents such as lithium aluminium hydride or sodium borohydride. ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, रिएक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये RCHO, ये एल्डिहाइड है। उसके साथ हाइड्रेशन हुई, कैटालिटिक रिडक्शन हुई और आपके पास बन गया अल्कोहल। फिर कीटोन ले आते हैं। कीटोन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ निकल की प्रेजेंस में, तो आपके पास अल्कोहल बन गया। फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये कोई दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो ना, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है अगर वो प्रेजेंट हो। फिर एस्टर की रिडक्शन, इसकी रिडक्शन के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वाटर के प्रेजेंस के अंदर आपके पास इथाइल पाल्मिटेट कन्वर्ट हो जाएगा पाल्मिटाइल अल्कोहल में। फिर रिडक्शन ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है इधर, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया एथेनॉल के अंदर। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ज़्यादा सिलेक्टिव है या इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। वो क्यों है उसके रीज़न मैं अभी बता देता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के अंदर एक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर जनरली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर सोल्युबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे सिर्फ वाटर सोल्युबल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए। जो वाटर सोल्युबल नहीं होते उनके लिए नहीं इस्तेमाल होता। और NaBH4 लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस इजीली कर देता है। फिर नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपके पास RCHO, ये कोई भी एल्डिहाइड है, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4
उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसको उसने रिड्यूस कर दिया। और फिर ये आपके पास कोई भी कीटोन है, उसको भी इसने रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से पहले पहले कोई सवाल है तो वो कर लें। जी भाई। अब्दुल्ला, जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वाटर में डिस्ट्रॉय होता है, क्यों होता है? क्या कह रहे हो तलहा, आपका क्वेश्चन क्या है? वाटर में ये डिस्ट्रॉय क्यों होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? अच्छा, क्या स्टेटमेंट क्या है इसकी? उन्होंने लिखा ना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, इसकी वजह क्या है, क्यों डिस्ट्रॉय होता है, स्टेबल क्यों नहीं रहता? जी नहीं सर, इसका एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा मुझे। यार, मुझे नजर नहीं आ रही आपकी ना सही से स्क्रीन जो है ना, पता नहीं इन्होंने ना मीट का जो ना वो चेंज किया है लेआउट ना, तो वो नजर नहीं आ रही। 1 मिनट ठहरो, मैं इसको खोलता हूँ अपने उस पे ना, BS सेकंड सेमेस्टर। मैं आपकी JCR से खोलता हूँ। ये जो है ना, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। चलो आप आगे स्टार्ट करो, मैं निकालता हूँ स्लाइड, मुझे बता दो कौन सी है। सर 23, ठीक है, करो, आप स्टार्ट करो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। पुराने वक्त में जो मेथनॉल है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल होता था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये होती है कि किसी भी सॉलिड को आप किसी फनल के अंदर उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाएं तो और फिर आजकल ये कैसे बन रहा है? टुडे मोस्ट ऑफ एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मीथेन obtained from natural gas. Methane gas is passed with steam over nickel under pressure and at temperature. Methane gas को आप मीथेन गैस इज पास विद स्टीम की फॉर्म। मीथेन गैस को आप पास करवाते हो निकल से हाई प्रेशर के अंदर एट टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। द मिक्सचर ऑफ CO और H2 gases is passed over a heated copper catalyst under pressure. This pressure 70 atm to produce methanol. ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिस्ट्रॉय होगा। समझ आ गई? ये विगरसली वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सर मेरा भी एक सवाल है इधर से। हाँ जी, किसका? सर मेरा ही जिसकी प्रेजेंटेशन है। हाँ जी, तेरा सवाल तो नहीं बनता वे, तेरी तो प्रेजेंटेशन ही बनती है। सवाल केड़ा है? सर ये सवाल है कि NaBH4 ये कम रिएक्ट क्यों करता है उससे? किससे भाई? सर ये मेरी सर बात सुनो ना, ये कौन पे आप पॉइंट बोल रहे हो? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड इज इनसॉल्युबल इन ईथर। नहीं, मतलब कि ये वाटर के अंदर क्यों कम फिर डिसॉल्व होता है? कौन सा? ये सोडियम बोरोहाइड्राइड। यार ये ईथर में लिखा हुआ है ये इनसॉल्युबल है, बट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल है और सॉल्युबल हो जाएगा। ओके सर, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ना। ठीक है। हाँ, चले नेक्स्ट। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। एथेनॉल वही वाइन, बियर या विस्की, ये विस्की आप कह सकते हो, मशरूबात।
whiskey and similar beverages and can be made by the fermentation of sugars in the presence of butyl alcohol yeast. The main sources of sugars are molasses, जो कि वेस्ट होते हैं केन शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर, जो आप कह सकते हो फोक रह जाता है ना उर्दू के अंदर, इसको कहते हैं, उसे आप मोलेसिस कहते हैं. The molasses is diluted with water so that the concentration of sugar comes down to about 10%. It is boiled and acid is added till its pH becomes 4. This solution is known as wort. मोलेसिस को आप वाटर की एडिशन से डाइल्यूट करवाते हो हत्ता के जो उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन है वो 10% हो जाए. उसको फिर आप बॉयल करवाते हो और उसके अंदर एसिड को ऐड करते हो हत्ता के उसकी पीएच 4 पे आ जाए. तब जब उसकी पीएच 4 पे आ जाएगी तो जो सोल्यूशन बन जाएगा उसे आप वाट कहते हो. उस सोल्यूशन को आप यीस्ट के साथ मिक्स करते हो और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लार्ज टैंक्स के अंदर हीटिंग पे रख देते हैं. फिर ये फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है. सुक्रोज बिलफर्ज आपने लिया, वाटर के अंदर मिक्स किया, उस पर इन्वर्टेज एंजाइम ने एक्ट किया तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया. ग्लूकोज पे फिर जाइमेज ने यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर ही एक्ट किया तो आपके पास एथेनॉल बन गया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अगर आपने शुगर की जगह स्टार्च इस्तेमाल किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, then the starchy materials are converted into mash which is treated with malt from generating barley and contains the enzyme diastase. स्टार्च पे वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही डायस्टेज एंजाइम ने एक्ट किया, माल्टोज बन गया. माल्टोज के ऊपर माल्टेज ने एक्ट किया, ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज पे फिर जाइमेज ने एक्ट किया उसी तरह ही, तो आपके पास एथेनॉल बन गया. Most ethanol for industrial purposes is produced by the acid catalyzed hydration of ethene. Acid catalyzed hydration in the presence of an acid. फिर यहां तक किसी का सवाल? सलाह भाई, जी सर. सवाल है कोई? सवाल जब होगा पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन. ठीक है, कैरी कह ऑन देना कि लगा रहा. हाँ चल, ठीक है. केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं. एक वो रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और दूसरा वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं. वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है उसके अंदर अल्कोहल खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं और उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. ये नीचे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है. अल्कोहल ROH उस 1 minute. हाँ, अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है. पहला रिएक्शन है OH जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा. ठीक है अब्दुल्ला कितना रह गया आपका? सर जी कोई 10 स्लाइड्स रह गई हैं. जल्दी करो बेटा, मुझे जाना है कहीं. ठीक है सर. OH बॉन्ड क्लीवेज के अंदर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है. इसने कार्बन पे अटैक किया. कार्बन एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था. जब इसने कार्बन पे अटैक किया तो उसके साथ बॉन्ड बना दिया और उसके बाद फिर बॉन्ड बन गया और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया और उसकी फर्दर डीप्रोटोनेशन हुई तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया.
फिर सेकेंड रिएक्शंस जो ये देती हैं जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, उसके अंदर ये खुद इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं और उन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अच्छा, जब CO बॉन्ड क्लीवेज होती है तो इसको करवाने के लिए आपको जो अल्कोहल्स हैं उनको प्रोटोनेट करवाना होता है। प्रोटोनेट मतलब कि उनकी प्रोटोनेशन करवानी होती है, उनके अंदर H पॉजिटिव या हाइड्रोजन की एडिशन करवानी पड़ती है, हाइड्राइड आयन की। ये जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर पहले प्रोटोनेशन हो रही है, CO बॉन्ड क्लीवेज उसकी अल्कोहल की, और रिजल्टिंगली जो ऑक्सीजन है उसने चूंकि हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है अल्कोहल पे, अल्कोहल पे अटैक कर रहा है तो ये O पे, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया। फिर रिएक्शंस, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अल्कोहल्स एज एसिड्स। Alcohols react with active metals like sodium, potassium, magnesium to form alkoxides with evolution of hydrogen gas. Alcohols जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनसे जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। Bases like NaH, Na, NH2 and Grignard reagents also react with alcohol, forming alkoxides. एथानॉल के साथ सोडियम हाइड्राइड ने रिएक्ट किया तो आपके पास सोडियम एथोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस की रिमूवल हो गया। अल्कोहल के साथ फिर NaNH2 ने रिएक्ट किया तो आपके पास फिर वही प्रोडक्ट बन गया। फिर इसी तरह ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन हुआ तो आपके पास मीथेन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथोक्साइड बन गया। फिर रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस रिएक्शन को आप एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं। Alcohols react with carboxylic acids on heating in the presence of catalytic amount. एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आप एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होता है, उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास एक एस्टर बन जाता है। जैसे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसका रिएक्शन हुआ एथानॉल के साथ जो कि एक अल्कोहल है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास ये एस्टर बन गया, इथाइल एसीटेट, और वाटर भी प्रोड्यूस हो गया। फिर इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जो आपके पास एथानॉल होता है उसकी प्रोटोनेशन होती है। उसकी प्रोटोनेशन होने के बाद चूंकि O इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो ये C के साथ जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करता है एथानॉल आकर। एथानॉल ने जब उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया तो रिजल्टिंगली उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उसके रिजल्ट के अंदर वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हो गया तो उसके बाद फिर जो OH ग्रुप अटैच था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। उसकी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए H पॉजिटिव आयन माइनस हो गया और आपके पास रिजल्टिंगली कंपाउंड बन गया एस्टर। यहाँ तक कोई सवाल? जी क्लास हो गया। एंड अब्दुल्ला? नहीं सर, बस ये 6 रिएक्शन रह गए। चलो ठीक है, करो। Reaction with acid halides and acid anhydride.
alcohols react with acid halides and acid anhydrides to form esters. एसिड हैलाइड, एसिड और हैलाइड, एनहाइड्राइड वो होते हैं जो कि वाटर के रिमूवल की वजह से, वो कंपाउंड्स जो वाटर के रिमूवल की वजह से बनते हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे आप कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को अगर या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है रिएक्शन के अंदर, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स और अल्कोहल्स विद एसिड हैलाइड्स और एसिडिक एनहाइड्राइड्स, ये पहले रिएक्शन के अंदर एक एसिड हैलाइड है, वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, तो आपके पास रिजल्टिंगली बन जाएगा ये, बल्कि एस्ट्रिफ रिजल्टिंग कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास इथाइल एसीटेट बना रहा है और एसिटिक एसिड बन रहा है। Formation of inorganic esters. Alcohols react with inorganic acids containing oxygen such as sulfuric acid and phosphoric acid to form esters. Methanol sulfuric acid के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास रिजल्टिंगली मिथाइल सल्फेट बना रहा है। मिथाइल सल्फेट एक एस्टर है जो कि मिथाइलेजिंग एजेंट है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विद phosphorus halides और thionyl chlorides. Alcohols react with phosphorus tri और pentahalides और thionyl chloride to form alkyl halides. इथाइल अल्कोहल जो कि अल्कोहल है उसने फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यानी कि फॉस्फोरस ब्रोमाइड से ट्राइब्रोमाइड से रिएक्ट किया तो एल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड बना दिया, उस फॉस्फोरिक एसिड साथ बन गया। फिर दूसरा रिएक्शन एथेनॉल ने फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड से रिएक्ट किया, रिजल्टिंगली इथाइल ब्रोमाइड बन गया और POBr3 और HBr बन गया। फिर एथेनॉल ने रिएक्ट किया SOCl2 से और रिजल्टिंगली आपके पास अल्काइल हैलाइड बन गया और SO2 गैस और HCl। फिर बाकी के जो 3 रिएक्शंस हैं इसके अंदर बेसिकली आपकी डिस्टिंग्विश कर लेते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। उसके पहला तरीका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। When alcohols are heated with strong acids such as sulfuric acid, they undergo dehydration यानी elimination of water to form alkenes. सबसे पहले एक प्राइमरी अल्कोहल की डिस्टिंग्विश कैसे किया आपने कि कंसंट्रेटेड जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर 170 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जब आपने उसको हीट करवाया तो इथीन बन गया और वाटर बन गया। ये थोड़ा सा रिएक्शन मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। ये टर्शरी, ये जो ब्यूटानॉल है इस पे जो ये पैरामीटर्स लिखे हुए रिएक्शन के ये आएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए, ये जो ऊपर है प्रोपेनॉल 2-ब्यूटानॉल के लिए, और ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसके लिए ये पैरामीटर्स आएंगे 60% H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो इस मेथड के ज़रिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कौन से है और टर्शरी अल्कोहल कौन से है।
जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ब्रेक होकर ठीक है। इथीन बना देंगे। तो इथीन बना देंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, जो कि ये सेकंड रिएक्शन इन पैरामीटर्स पे एक्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स कराएंगे, और जो थर्ड रिएक्शंस पे एक्ट करेंगे तो वो टर्शियरी अल्कोहल्स कराएंगे। फिर एक और मेथड ल्यूकस टेस्ट, इसके जरिए भी हम डिस्टिंग्विश करा सकते हैं कि जो गिवन अल्कोहल है हमारे पास, को प्राइमरी या टर्शियरी है या सेकेंडरी है। Alcohols react with halogen acid to form alkyl halides. The order of reactivity of halogen acid का वो ये है HI, और इसके अलावा जो order of reactivity of alcohols है वो भी given है। Hydrogen chloride does not react with primary or secondary alcohols unless zinc chloride is added to the reaction mixture as well. Zinc chloride ल्यूकस टेस्ट के अंदर एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। A solution of zinc chloride in concentrated hydrochloric acid is used as the basis for a simple test called the Lucas test to differentiate between the primary, secondary, and tertiary alcohols. In this test, alcohols are treated with a solution of zinc chloride in concentrated HCl Lucas reagent to form alkyl halides. ये सिंपली तौर पे ये आप रिएक्शन देख लें, ये एक अल्कोहल, वही पैरामीटर्स सिंपल आपको हीट करने पड़ेगा और आपके पास प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। सिंपल हीटिंग पे अगर आपको मिल जाए तो वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हीटिंग आपको 5 मिनट्स तक करनी पड़े तो आपके तो जो अल्कोहल होगा वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर इमीडिएटली वो कन्वर्ट हो जाए अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्कोहल तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास ये पता करने के लिए कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन एक मेथड है, उस ऑक्सीडेशन के जरिए भी आप पता कर सकते हैं। Oxidation of alcohols can be used to distinguish between primary, secondary, and tertiary alcohols. The alcohols is treated at room temperature with K2Cr2O7 in sulfuric acid or in solution. Simple, ये पहले प्राइमरी अल्कोहल है, ये पैरामीटर्स K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वो पहले कन्वर्ट हो गया एक एल्डिहाइड के अंदर, जो एसिटल्डिहाइड, और वही पैरामीटर्स जब आपने दोबारा रखे तो उसने फिर जाकर एसिडिक एसिड बनाया और ऑरेंज सॉल्यूशन तब जाकर ग्रीन हुआ। जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके अंदर जब आपने ये पैरामीटर्स रखे तो फौरन ही प्रोडक्ट के अंदर ऑरेंज सॉल्यूशन ग्रीन हो गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाया। फिर जो टर्शियरी अल्कोहल है उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो ये डिस्टिंग्विश करने का पैरामीटर के टर्शियरी अल्कोहल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सेकेंडरी अल्कोहल फौरन ही उसका सॉल्यूशन ऑरेंज से ग्रीन हो गया, और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसने पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, उस पर आपने दोबारा जब वो पैरामीटर्स रखे तो तब जाके ऑरेंज सॉल्यूशन ग्रीन हुआ। फिर ये एक इंफॉर्मेशन है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज अ प्राइमरी अल्कोहल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। क्रोमिक ऑक्साइड इन डाइल्यूट H2SO4 एंड एसीटोन, ये सारी चीज़ें मिलाकर जॉन रेजेंट कहलाती हैं। ये एक is milder enough to change the primary alcohol to aldehyde and secondary alcohol to ketone only. The Jones reagent has no effect on the double bonds present in the molecule. फिर ये रिएक्शन भी दे दिया है कि प्रोपेनॉल जोन्स रेजेंट की प्रेजेंस के अंदर एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया।
chromic acid oxidation is particularly useful for the secondary alcohols due to the stability of product ketones to these conditions. The reaction proceeds through an initially formed chromate ester. सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर क्रोमिक एसिड ऐड किया तो आपके पास बाइक्रोमेट या हाइड्रोजन क्रोमेट बन गया और जो अल्कोहल था उसकी प्रोटोनेशन हो गई और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी फर्दर वाटर का डिहाइड्रेशन हुई तो आपके पास क्रोमेट एस्टर बन गया और उससे फर्दर आपके पास कीटोन और क्रोमिक एसिड दोबारा बन गया। फिर डिहाइड्रेशन एक आखिरी मेथड है जो कि इस्तेमाल होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन देयर वेपर्स आर पास्ड ओवर copper gas at 300 degrees centigrade. Primary and secondary alcohols undergo dehydration, forming aldehydes and ketones respectively. Tertiary alcohols are not dehydrogenated but undergo dehydration, forming alkenes. मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड दे देंगे जी सर, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो कीटोन दे देंगे और जो टर्शियरी अल्कोहल होंगे वो आपको ना एल्डिहाइड देंगे ना कीटोन देंगे, वो आपको इथीन दे देंगे। तो ये मेरी ब्रदर, किसी का कोई सवाल है तो कर ले। जी बेटा क्लास बोले। जो एनहाइड्राइड डेरिवेटिव होते हैं भाई अब्दुल्ला, वो स्टेबल होते हैं कि नहीं? एनहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स, एक मिनट, इस स्लाइड में से पूछ रहे आप यहाँ पे जो पीछे इसका ना ऑक्सीडेशन के अंदर जो लास्ट इसमें वो क्वेश्चन वो स्लाइड की है ना कि क्रोमेट एस्टर है, वहाँ पे जो एसिड है ना वो आपका एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। अब अगली बात बताएं, आपने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? सर इसी में जो एनहाइड्राइड सर जो इसका वो एडिशन प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल है होता है कि नहीं? कौन सा बेटा, कौन सा, किस स्लाइड के अंदर आप बात कर रहे हैं? एक मिनट, स्लाइड ये कह रहे हैं। हाँ तलहा भाई ये जी जी, एस्टिक एनहाइड्राइड में स्टेबल होगा। कौन सी स्लाइड है यार अब्दुल्ला? सर ये स्लाइड है 30 स्लाइड, 30 नंबर स्लाइड। अच्छा 30, ये आप कह रहे हो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एस्टर? जी सर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये वाला रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड एस्टिलेशन रिएक्शन यार 30 पे तो वो आ रहा है ना, 30 पे रिएक्शन विद एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, इसका क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये कि एसिडिक एनहाइड्राइड बना, जो हाइड्राइड बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर रिमूवल से, वो स्टेबल होते हैं कि नहीं? बेटा जब स्टेबल नहीं होंगे तो एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? सर जो वो स्टेबल है तो सर फिर जो बेंजीन का जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, वो भी स्टेबल होगा? बिल्कुल यार, जो कंपाउंड आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो जाहिर है वो स्टेबल है तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक हो इसमें ना हाँ डिफरेंट कंडीशन भी आ जाती है कि ये सॉल्वेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं है। अब वो अंडरस्टूड है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्गेनिक नेचर की, तो वो ऑर्गेनिक के अंदर आपका स्टेबल होगा। सर जो एक वो डिस्टिंग्विश था वो अल्कोहल्स में, उसका ऑर्डर था टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये एक बार थोड़ा सा समझा दें। उसमें क्या हिंड्रेंस नहीं होगी? क्या होगा? ज्यादा हिंड्रेंस होगी क्योंकि वो ज्यादा उसको घेरा हुआ होता है मॉलिक्यूल। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या आप पूछना चाह रहे हैं बेटा? ये डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। जी सर, हो गया ऑर्डर
ऑर्डर क्या है इसमें, कैसे ऑर्डर क्या पूछना ये आपको? ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि ये टर्शरी कैसे ग्रेटर ग्रेटर देना होगा सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से? यार क्या कैसे ग्रेटर में, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अब्दुल्ला ये यार क्या स्लाइड ये स्लाइड हाँ स्लाइड मुझे पता चल गया, कौन सी स्लाइड कह रहे हो यार, स्लाइड बताओ। हाइड्रोजन फास्ट है। स्लाइड कौन सी है? सर 34 नंबर। 34 नंबर पे स्लाइड आपकी है। अच्छा क्या कह रहे हो? अल्कोहल रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन एसिड इज दिस, ठीक हो गया, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज जी। इसमें क्या है? सर ये टर्शरी ग्रेटर देना है सेकेंडरी से और प्राइमरी से, लेकिन इसका तो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता कि इस पर टैग हो सके, क्योंकि ये तो वो नहीं नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। अब मालिक्यूल नहीं भी ये तो देखे, जो अटैक कर रहे हैं मालिक्यूल भी तो आपके स्मॉल है ना, मालिक्यूल कौन से इतने बड़े हैं आपके हैं? जी सर। सर सर जो मैं लास्ट एक और भी था कि टर्शरी जो है वो रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी प्राइमरी यार देगा। वो डिफरेंट रिएजेंट के साथ है ना, यहाँ पे तो आप इसको ना मिक्स करो ऊपर के साथ, हर एक को लहदा रिएक्शन लो आप। यहाँ पे हैलोजन एसिड है, ऊपर आपका और चीज है, जी ऊपर है यार वो या नीचे जो ना, उसको आप मिक्स ना करो एक दूसरे के साथ। ये आप ऑक्सीडेशन के साथ आप इसको मिक्स कर रहे हो। वहां पे कंडीशन देखो और ऊपर कंडीशन देखो, क्या डिफरेंट नहीं है जी? जी सर, ओके क्लियर हो गया तो सर। कंडीशन भी लेकिन तो वो साथ बेटा, ऑक्सीडेशन तो बेटा कंडीशन भी तो देखो ना। यहाँ पे और रिएजेंट यूज हो रहा है, ऊपर आपका रिएजेंट और है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा? कंडीशन देखो, कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया सर। सारी चीजें बेटा साथ देखते हैं कि उसमें कौन सी कंडीशन है, कौन सा रिएजेंट है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, कौन सा रिएजेंट है आपका। अच्छा सर तलहा भाई सवाल पूछते हैं ठीक है। मुझे समझ आ गई, जो इसका क्वेश्चन था मैंने इसको बता दिया है ठीक है सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चले ओके, अल्लाह हाफिज। अब 5:30 क्लास है, 5:30 है क्लास। जी सर। चलो 5:30 बजे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।